हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो भाई साहब, आज का है हमारा वीडियो नंबर 8 ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज नकली फोर्स। कौन सा फोर्स? नकली फोर्स। नकली फोर्स यानी सूडो फोर्स। मतलब इसका कोई ओरिजिन नहीं होता है, वैसे देखेंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, ये वाला सूडो फोर्स के तहत काफी से एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें का मैन इन अ लिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मैन इनसाइड अ लिफ्ट, अपेरेंट वेट जो होता है, काफी से खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपके सामने आज आने वाले हैं। आपको काफी चीजें समझेंगे प्रैक्टिकली कि क्यों जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तो हमें अपना वेट ज्यादा महसूस होता है, जब लिफ्ट रुकती है तो क्यों हमें अपना वेट थोड़ा कम महसूस होता है। मतलब लिफ्ट के एक्सेलरेशन से, रिटार्डेशन से हमारे वेट को महसूस होने में फर्क, वेट जो हमें महसूस होता है उस पर भी फर्क पड़ता है। ये क्यों होता है और कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सूडो फोर्स। जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए, पेन और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपने नोट्स बनाना। लेट्स स्टार्ट विद सूडो फोर्स। सो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे सूडो फोर्स को एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। और अगर आपको याद होगा तो मैंने जब मोशन इन वन डायमेंशन आपको पढ़ाया था तब मैंने दो पैरामीटर्स का जिक्र किया था, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। कैसे स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग है। और इस मासलेस स्ट्रिंग पे एक मास लगा है बेटा, जो मास है m। ये स्ट्रिंग को मास नहीं है, बस यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है जिसका मास कितना है m। अब लाजमी कि अगर मैं इसकी एफबीडी निकालना चाहूँ तो देखिए ये स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। क्यों टेंशन आएगा? बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक को धरती कितने से खींच रही है? नीचे mg से खींच रही है। कितने से खींच रही है? mg से। तो mg से खींचने की वजह से ये स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? एक टेंशन आ जाएगा बेटा, टी। और ये क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज जीरो। अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक जीरो होगा तो फिलहाल ब्लॉक पे कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा? एक फोर्स लग रहा है ऊपर स्ट्रिंग की वजह से, दैट इज टेंशन टी, और एक फोर्स लग रहा है नीचे विच इज इक्वल टू वेट, दैट इज mg। और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या मैं इस तरह से ये लिख सकता हूँ बेटा कि समेशन ऑफ f ऑफ y, नेट फोर्स एक्टिंग इन y डायरेक्शन अगर जीरो होगा तो ऊपर लगने वाले फोर्स माइनस नीचे लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? जीरो। तो टी कितना हो जाएगा मेरा? टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा mg। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है फिलहाल? इक्वल्स टू वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट ऑफ द ब्लॉक मतलब क्या? वेट क्या? एक प्रकार से देखो, वेट को हमेशा कंफ्यूज नहीं करना। वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ इज पुलिंग द ब्लॉक। तो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींच रहा है, जी से खींच रहा है। तो फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट कितना है? mg। mg वेट ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हवा में भी है तभी भी उसके ऊपर वेट लग ही रहा है। वेट लग ही रहा है इसलिए तो नीचे आ रहा है। लेकिन जब वो नीचे आ जाएगा तब वेट को नीचे से क्या मिलेगा? अभी नॉर्मल रिएक्शन। इस हाथ द्वारा क्या मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन। जितना वेट से धरती इसको खींच रहा है, धरती इसको, ये पेन को धरती खींच रहा है mg से, और उतना ही ये सरफेस मेरा इसको क्या दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए अभी ये पेन मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg और एक n, और दोनों भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए ये रेस्ट में। लेकिन वही अगर मैंने हाथ निकाल दिया तो mg तो लग ही रहा है, n भी है, n हो जाएगा गायब, तो सिर्फ लगेगा mg, आ गया नीचे इस तरह से। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पे टेंशन कितना है बेटा? T इज इक्वल टू हो जाएगा mg। ये प्लेन केस मैंने आपको एक बताया, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि इस ब्लॉक को, है ना, ब्लॉक बोलो, एक हम यहाँ पे बॉब भी ले सकते, एक स्पेरिकल बॉब भी ले सकते, ठीक है। अब इस सिस्टम को मैंने पूरा एक रूम में ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई इसको एक रूम पे अपने से टांग दिया है, ठीक है। एक रूम में इसको रखा है, इस सिस्टम को इस एक रूम में रखा है। और ये जो रूम है या फिर ये जो ब्लॉक है, ये जो खुद ब्लॉक है ना, ये खुद कैसा है? रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में है। तो देखो अगर ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट में होगा बेटा, कैसा होगा? रेस्ट में होगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। मान लो ये ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल भी रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल भी रहा होगा इस दिशा में, तभी भी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो ऐसे केस को कहा जाता है, मतलब देखो कि अगर आपका सिस्टम ऐसे एक फ्रेम में है, ये फ्रेम है एक, ठीक है, ये फ्रेम ना तो मूव हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, अगर मूव भी हो रही होंगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या बच्चा? कि एक्सेलरेशन जीरो, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रेस्ट मतलब क्या? कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। हमने सिस्टम को ऐसे फ्रेम में टांग के रखा है कि जहां पे
एक्सेलरेशन 0 है, मतलब एक तो रेस्ट में होगा नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, ऐसे फ्रेम को कहा जाता है बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसको हम कह सकते नॉन एक्सेलरेटेड, क्या कहेंगे बेटा इसको? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कि ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक तो रेस्ट में है, नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, नहीं तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि नॉन एक्सेलरेटेड मतलब क्या कि a इज इक्वल्स टू 0, कि ये फ्रेम का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक तो वो रेस्ट में होंगी नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होंगी। तो ऐसे केस में कोई हम छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधा सीधा टी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा mg। ऐसे केस में सूडो फोर्स भी नहीं लगेगा, ऐसे केस में सूडो फोर्स भी नहीं लगेगा। सूडो फोर्स कब लगेगा फिर सर? सूडो फोर्स से तो पढ़ना है ना, फिर सूडो फोर्स कब लगेगा सर? हाँ बेटा, ये किया ना तुमने बात की सूडो फोर्स कब लगेगा। चलो मान लो एक कार है, क्या है? कार है, कार। ट्रक ले लेते हैं, है ना, ट्रक। इस ट्रक पे वापस वही चीज करें अपन, क्या कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक बॉब को लटका दिया एक स्ट्रिंग से, है ना, ये बॉब हो जाएगा हमारा। इसको मैंने यहाँ पे लटका दिया, किससे बेटा? एक स्ट्रिंग से लटका दिया। किससे लटका दिया बेटा? एक स्ट्रिंग से लटका दिया, किसको? एक बॉब को। हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ लटकाया हुआ है। ये जो गाड़ी है, ये मान लो ट्रक होता है ना, ट्रक, ट्रेलर बोल सकते हैं अपन, ट्रेलर बड़ा ट्रक है ना, उसके पीछे का जो बम्बूड़ा होता है, ये जो कुछ होता है वो वाला बॉक्स पूरा, ये बॉक्स के अंदर एक बस हमने पेंडुलम को बांध दिया, बस इतना ही किया है, ठीक है। अब ये ट्रक जो है, अगर ये एक्सेलरेशन 0, मतलब एक तो ये ट्रक रेस्ट में होगा, नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। कैसे चल रहा होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा। अगर ट्रक रेस्ट में होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो ये जो पेंडुलम है ये बेचारा ऐसे टांग के रहेगा, तो ये एक्सेलरेशन 0 है इधर, सॉरी, तो ये एक्सेलरेशन 0 है बेटा। एक्सेलरेशन क्या है? 0। ये फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक तो ट्रक रुका हुआ है नहीं तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है दोनों केस में। तो ऐसे केस में जो नीचे लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? mg लग रहा है, और स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो रहा है? टेंशन। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे केस में t इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा? mg। t माइनस mg 0 ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, तो t माइनस mg इज नेट फोर्स कितना है? 0, तो t इज इक्वल्स टू mg हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर ट्रक वाले ने दबा दिया एक्सीलरेटर पे, पैर रख दिया, भ्रूम, क्या कर दिया? एक्सीलरेटर को कर दिया ऑन नहीं, एक्सीलरेटर दे दिया, क्या दे दिया? एक्सीलरेटर। अभी ट्रक गया बेटा, ऐसा सोच के देखो क्या होगा। ये पेंडुलम ऐसा ही रहेगा, अगर एक्सेलरेशन इधर है तो ऐसा होगा, या थोड़ा सा ऐसा पीछे जाएगा और रेस्ट में आ जाएगा। सोचो 2 मिनट पॉज करके सोचो। ट्रक में या फिर कार में भी, आप मान लो कार में वो होता है ना, ड्राइवर के बाजू में देखो, ड्राइवर के बाजू में एक बंदा बैठा है और वहां पे बोनट के ऊपर यहाँ पे अपन कुछ लटका के रखते हैं, ऐसा झालर वालर ऐसा कुछ तो भी रहता है ना वो, है ना। जैसे मान लो, अगर अब इतना अपन नोटिस तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा सोच के देखो कि क्या होगा, कि जैसे मान लो गाड़ी एकदम चली, तो कहाँ जाएगा बेटा? वो थोड़ा सा पीछे जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। अब मुझे बताइए कि अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले कैसी थी? नॉन एक्सेलरेटेड थी। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ही बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ही बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मान लो कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें आ गया एक्सेलरेशन, इसमें क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। अब क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ गया, ये बॉब जो है थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। अभी वही बॉब जो पहले कैसा था, सीधा चुपचाप नीचे था, कब था नीचे चुपचाप? जब एक तो ट्रक चल रहा है बेटा कांस्टेंट स्पीड से, या तो ट्रक चल ही नहीं रहा है। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका एक्सेलरेशन क्या था? तब 0 था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन क्या था? 0। मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था। अभी ये ट्रक का जो ये बॉनेट है, जो कुछ होगा, सॉरी इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं यार, है ना, ये बॉक्स है, अभी ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, अभी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। मतलब क्या कि अभी इस बॉनेट में आ गया एक्सेलरेशन थर्ड से। तो अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड होगा बेटा, कैसा होगा? एक्सेलरेटेड, ACCLERATED, तो उसको कहा जाता है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाता है ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। अब अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आ गया, कौन? ये बॉनेट, तो अब क्या होगा? ये बॉब आ जाएगा बेटा पीछे, ये बॉब आ गया पीछे।
और इसने इसके साथ इनिशियल पोजीशन के साथ एंगल बना लिया बेटा थीटा, लेकिन टेंशन अब भी इसमें है, टेंशन अब भी इसमें है, वेट अभी भी इसके ऊपर नीचे लग रहा है, वेट अभी भी नीचे लग रहा है, लेकिन ये बॉब पीछे क्यों आया सोचो तो। कोई बता सकते हैं व्हाट इज द ओरिजिन? अगर मोशन हो रही है ना, मोशन हुआ है, ये बॉब पीछे है ना, मतलब मोशन हुई है, तो किसी ने तो धक्का दिया होगा, कोई तो फोर्स लगा होगा, लेकिन ये फोर्स का ओरिजिन हमको पता ही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं बेटा सूडो फोर्स। क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे? सूडो फोर्स। कि भाई फोर्स ही पता नहीं है तो नकली फोर्स है कोई तो भी, सूडो फोर्स नकली का फोर्स है कोई तो भी, जिसकी वजह से ये बॉब का आ गया बेटा पीछे आ गया, ये बॉब का आ गया बेटा पीछे आ गया। अब सूडो फोर्स हम क्यों कंसिडर करते हैं? ताकि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई करें। तो वी कंसिडर सूडो फोर्स सो एज टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। कौन से लॉ? न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ लगाना है तो फिर हमको सूडो फोर्स पकड़कर चलना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स क्या होता है सर? सूडो फोर्स होता है नकली फोर्स। क्या होता है सूडो फोर्स? PSEUDO, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसका मास, जिस ऑब्जेक्ट पे, जैसे यहाँ पे बॉब पे लग रहा था तो उसका मास कितना बेटा है, और जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन, दैट इज ए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेशन ए। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स? द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू द मास ऑन विच द सूडो फोर्स इज एक्टिंग and the frame of reference, the acceleration of the frame of reference, this is A is the acceleration of this frame of reference in which that mass is kept, so that is A। सर मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, लग कहाँ रहा है? ऑब्वियसली भाई साहब पीछे गया ना, बॉब कहाँ गया? पीछे गया। स्पीयर कहाँ गया? पीछे गया। तो सूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? पीछे। अब यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करके लगा सकते हैं भाई साहब। अब देखो बनाएंगे हम इसका FBD। क्या बनाएंगे हम इसका FBD? इतना हमारा स्पेस फालतू जा रहा है तो इसको थोड़ा सा ऑफ करके अपने यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, है ना, या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन ए यहाँ पे बना देते हैं। और ध्यान दो अब यहाँ पे क्या देखो, टेंशन T है बेटा। कितना है यहाँ पे टेंशन? T। अब मुझे बताइए, जैसे ही कार रेस्ट में थी तो ये रेस्ट में, तो ये पेंडुलम कुछ इस तरह से था। जैसे कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ गई तो अभी भी ऐसे था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो अभी भी जो पेंडुलम है ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही है, तो इसको ऊपर कोई सूडो फोर्स लग ही नहीं रहा है। सूडो फोर्स कब लगा बेटा? कब लगा सूडो फोर्स? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेशन मिला। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 था तो सूडो फोर्स लगा ही नहीं सर, लगा ही नहीं। सूडो फोर्स कब लगा? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मिला? एक्सेलरेशन। और कितना लगा? MA। और कहाँ लगा? पीछे। पीछे मतलब सर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर ट्रक एक्सेलरेट हुआ है आगे तो सूडो फोर्स लगा है पीछे। कितना लगा है? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अभी मुझे बताओ, जैसे ये एक्सेलरेशन में आया तब ये पीछे जाके टुई, देखो टुई, ऐसे जाके रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में आया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन भी 0 है और नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग y डायरेक्शन भी 0 है? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है, सिर्फ x डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ y डायरेक्शन में नहीं है, दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। तो चलो सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। तो भाई साहब ओ जी नीचे लग रहा है जी mg, इधर लग रहा है जी नकली फोर्स, और टेंशन लग रहा है जी ऊपर, टेंशन लग रहा है ऊपर, जिसके भाई साहब दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो टी का ये कंपोनेंट हो जाएगा भाई साहब, ये वाला कंपोनेंट टी का हो जाएगा टी कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा टी का टी साइन थीटा कंपोनेंट। टी का टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या? ऊपर माइनस नीचे इज इक्वल्स टू 0। तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस टी कॉस थीटा माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस mg, और नेट फोर्स क्या है? 0। तो लिखेंगे सीधा सीधा टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बेटा नेट फोर्स क्या है? 0। तो राइट लगने वाले फोर्सेस ले लेंगे पॉजिटिव, तो लिखेंगे यहाँ पे टी साइन थीटा माइनस लिखेंगे बेटा ma
इज इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या है 0, एक्स डायरेक्शन में मोशन में नहीं है, तो सीधा सीधा मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, हो गया। टी कॉस थीटा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वर्टिकल कंपोनेंट, टी कॉस थीटा क्या है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, टी साइन थीटा क्या है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज बैलेंसिंग द वेट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज बैलेंसिंग द सूडो फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं अपन। क्लियर है? अब अगर आपको किसी ने पूछा कि कितने एंगल से इंक्लाइन ये पेंडुलम आया होगा कि जब ये पेंडुलम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो इसको बोल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, क्या बोल देंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे जी, और 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या मिलेगा हमको, देखो 1/2 हम लिखेंगे यहाँ पे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू, उधर क्या लिखेंगे अपन, देखो एम ए बाय एम जी, टी से टी कैंसल, तो ये हो जाएगा अभी tan थीटा इज इक्वल्स टू एम से एम कैंसल, तो ये हो जाएगा बेटा a बाई जी, मतलब भाई साहब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएंगी tan इनवर्स ऑफ a बाई जी। तो देखो यहाँ से बहुत सी चीजें समझने, सीखने और लिखने लायक भी है, क्या कि थोड़ा आपको अपनी बुद्धि को पूछ के देखो कि जितना जोर से झटका आगे जाएगा, जितना ज्यादा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन में आएगा, उतना ज्यादा ये पीछे जाएगा बेटा, तो ऑब्वियस है थीटा ए जितना ज्यादा होगा थीटा उतना ज्यादा होगा, ए जितना कम होगा, मैं तो बोलता ए होगा ही नहीं, एक्सेलरेटेड होगा ही नहीं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन में है ही नहीं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर होगा तो ए तो होगा ही नहीं, तो एनीथिंग 0/g मतलब 0, tan थीटा 0 मतलब थीटा हो जाएगा 0। तो देखो वर्टिकल के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है पेंडुलम, एंगल कब बनाएगा, जब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, जब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा तब। तो आई होप आपको यहाँ से नकली फोर्स, सूडो फोर्स, पी साइलेंट है, पी सूडो ना बोलना, पी सूडो, सूडो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना होता है सूडो फोर्स, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इनटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है वो, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और लगेगा कहाँ, जिधर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लगा दो न्यूटन्स लॉ, खत्म। ये बेटा अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि सभी अपने आप में बुक्स बेमिसाल है, अच्छी है, सबने उनको जो बेस्ट लगता है वो देने की कोशिश किया है, मैं भी अपना जो समझा हूँ, सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, उससे मैंने बेस्ट देने की कोशिश किया। शायद आपको ये सिंपल लगा होगा तो ये सही, या फिर आपको कोई अलग से कुछ अच्छा लगा होगा तो वो बिंदास फॉलो कीजिए, अल्टीमेट एम ये है कि आपको समझे इनडायरेक्टली। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा हमारा सूडो फोर्स, ठीक है, लेकिन किसी एक का ही सुनना, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी आगे चलकर आएंगे, तो किसी एक का सुनते रहो हमेशा, चेंज मत करो, ठीक है। ये टॉपिक के लिए हो सकता है किसी का एक टॉपिक अच्छा हो, किसी का दूसरा टॉपिक हो, लेकिन अगर कोई एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो फिर उससे से पढ़ो। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बेटा सूडो फोर्स। चलिए सूडो फोर्स के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स अवर लिफ्ट वाले न्यूमेरिकल्स की ओर। चलो मुझे थोड़ा माफ करना, क्योंकि मैं पहला ही न्यूमेरिकल ऐसा ले रहा हूं कि उसमें सभी कॉम्प्रिहेंसिवली जस्टिफाई हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा हेवी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन कीजिए अब, क्योंकि इसमें सभी जस्टिफाई हो जाएगा चीजें, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, एक हम वेज ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेज मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इस तरह से शेप रहेगा वेज का, और उसके ऊपर एक ब्लॉक को रख देंगे। किसको रख देंगे? ब्लॉक, जिसका मास है m, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, नथिंग, देयर इज नो फ्रिक्शन, लाइक ऐसा कोई है नहीं यहाँ पे कि फ्रिक्शन विक्शन है, भाई कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये ब्लॉक क्या नीचे आएगा या नहीं आएगा, क्या ये ब्लॉक नीचे आएगा? तो आपका जवाब होगा हाँ सर ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो दूसरा सवाल है क्यों नीचे आएगा? फिर आप मुझे बताओगे कि सर आपने हमें बताया था कि वेट जो होता है mg वो लगता है नीचे, तो ये एंगल हो जाएगा सर थीटा, ये भी आपने पिछले इसमें बता दिया था कि कैसे थीटा, ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 होता है तो ये हो जाएगा थीटा। तो फिर इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये हमारा mg कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा mg साइन थीटा। क्लियर है? फिर आपने ये भी कहा था सर कि mg का काम हो गया, इसको मिटा दो, फालतू कंफ्यूजन रखेंगे नहीं। फिर आपने ये भी कहा था सर
कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट लगता है वो हमेशा वर्टिकली नीचे लगता है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। तो सर ये अगर सरफेस होगा तो परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सर इधर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया सर n। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, तो सर यहाँ पे कि ये ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि दिस ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि n मतलब पॉजिटिव माइनस mg cos थीटा इज 0, मतलब ये n हो जाएगा mg cos थीटा। और सर बात करें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की, तो इधर वाले को अपन पॉजिटिव लेंगे, इधर वाले को नहीं लेंगे, अभी इधर वाले को लेंगे। ठीक है, आंसर अगर पॉजिटिव आया तो मान लो इधर जा रहा है, नेगेटिव आया तो मान लो उधर जा रहा है। तो लिखेंगे mg sin थीटा माइनस 0 इज ma, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा कि n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो n हो जाएगा हमारे यहाँ पे mg cos थीटा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखो mg sin थीटा माइनस 0 इज इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा a इज इक्वल्स टू g sin थीटा, है ना। ये माइनस 0 मतलब यही रहेगा, mm कैंसिल हो जाएगा, तो a हो जाएगा g sin थीटा, मतलब ये ब्लॉक नीचे आएगा बेटा g sin थीटा से। कितने से नीचे आएगा? g sin थीटा से। अब दूसरा सवाल पता है आप लोगों से क्या है मेरा, कि मान लो इस ब्लॉक को मुझे गिरने से रोकना है, तो क्या करूंगे? एक तो आप बोलोगे सर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, mg sin थीटा इतने फोर्स से, तो हम है ना इधर फोर्स लगा देंगे उतना ही mg sin थीटा। तो आपका एकदम सही जवाब है बेटा, है ना। जो कुछ वैल्यू होंगी, जैसे मान लो अगर ये वैल्यू है आपकी 80, तो आप इधर 80 न्यूटन लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा पकड़ लो उस ब्लॉक को, तो ये नहीं आएगा नीचे, नहीं आएगा नीचे, आ गया रेस्ट में। ये एक तरीका है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको ब्लॉक को कुछ नहीं करना है। देखो मैं जानबूझकर सीन बना रहा हूँ ताकि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो। क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ब्लॉक को कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो वेज को करना है। तो एक बंदा बोले कि सर एक काम करते हैं, वेज को इधर खींचते हैं, वेज को इधर खींचते हैं। तो थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं वेज को ऐसा इधर खींचूंगा पीछे, तो ब्लॉक की तो गिरने की टेंडेंसी और बढ़ जाएंगी। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्यों, थोड़ा मैथमेटिकली प्रूफ करके बताओ। तो देखो बच्चा, अगर मैं वेज को खींचूंगा इधर विद एक्सेलरेशन बी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? विद एक्सेलरेशन बी, क्योंकि ये तो एंगेज हो गया हमारा, विद एक्सेलरेशन बी। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, ये जो वेज है, अगर मैं वेज को खींच रहा हूँ विद एक्सेलरेशन बी, तो जो ब्लॉक है मेरा ये आ जाएगा अभी मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आ जाएगा मेरा अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पता है क्यों? क्योंकि पहले था ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि वेज मूव नहीं हो रहा था, मतलब ये ब्लॉक जिस पे रखा है वो मूव नहीं हो रहा था, तो ये था नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पहले ब्लॉक, तो सूडो फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन क्योंकि अभी आप बात कर रहे हो कि वेज को ही खींच ले, तो अभी जो मेरा ब्लॉक है ये आ जाएगा मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ही एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा। और जब जब मेरा ब्लॉक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा तो उसके ऊपर लगेगा सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कितना लगता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन, तो mb इतना सूडो फोर्स लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना mb यहाँ पे, तो mb इतना फोर्स लगेगा। लेकिन कहाँ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नो, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो mb लगेगा यहाँ पे। अब देखो अगर ये थीटा है भाई साहब, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? थीटा हो जाएगा। तो mb के बनेंगे दो कंपोनेंट्स, एक बनेगा इधर mb साइन थीटा, क्योंकि एंगल तो इसके साथ है ना, और एक बनेगा इधर mb कॉस थीटा। अब देखो आपने उल्टा एक्सेलरेशन वेज को इधर खींच के इसकी गिराने की टेंडेंसी और बढ़ा दी। पता है क्यों? क्योंकि इसका ये कंपोनेंट अभी इसको गिराने लगेगा, मतलब पहले तो mg sin थीटा से गिर रहा था और mb cos थीटा आ गया उसको गिराने में। तो ये तो गलत बात होगी भाई साहब, वेज को अगर आप इधर खींच रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? वेज को अपोजिट दिशा में खींचते हैं, मतलब ढकेलते हैं, मतलब वेज को एक्सेलरेशन बी बेटा अभी इधर दे देते, तो क्या सीन होगा? देखो अभी जो मेरा सूडो फोर्स बनेगा वो भी mb ही बनेगा। कितना बनेगा? mb बनेगा। लेकिन अभी दिशा जो रहेंगी मेरे सूडो फोर्स की वो कहाँ रहेंगी? देखो सोचो सोचो सोचो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब अभी मेरा mb रहेगा बेटा इधर, अभी मेरा mb रहेगा इधर। तो अभी mb के यहाँ पे और दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन सा? एक कंपोनेंट इस दिशा में बनेगा और एक कंपोनेंट इस दिशा में बनेगा। तो देखो अगर ये एंगल थीटा था, कौन सा? ये वाला एंगल थीटा था ना, अगर ये एंगल थीटा था बेटा और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा। अब देखो ये है mb, तो ये हो जाएगा मेरा mb cos थीटा, और ये हो जाएगा बेटा मेरा MBBS, क्या हो जाएगा? mb sin थीटा।
ये हो जाएगा मेरा mb cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा mb sin थीटा, खत्म। अभी देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। पहले कितना था नॉर्मल रिएक्शन, ओनली mg cos थीटा। अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो क्या ब्लॉक ऊपर जाएगा, नहीं, क्या ब्लॉक नीचे जाएगा, नहीं। तो अभी सीन क्या रहेगा, समीशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0 करके हमें क्या मिलेगा, देखो ऊपर लग रहा है n माइनस नीचे लग रहा है मेरा mg cos थीटा माइनस लग रहा है mb sin थीटा। तो भाई साहब अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है हमको, देखो अभी जो हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है n दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस लिखेंगे mb sin थीटा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का तो हमको कोई लेना देना भी नहीं था वैसे। अभी मुझे बताइए कि यहाँ पे mg sin थीटा को अपोज करने के लिए कोई आया या नहीं आया। हाँ सर आया। पहले तो ये mb को आप बराबर है, तो यहाँ पे हम mg को भी लिख देते हैं और mb को भी लिख देते हैं, लेकिन इसको हमने रिजॉल्व कर चुके हैं, इसको रिजॉल्व कर चुके इस दोनों में, इसको रिजॉल्व कर चुके इस दोनों में, क्योंकि हमारा कार्टेशियन सिस्टम अभी आड़ा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होना, आप ये रिजॉल्व हो चुके, तो अभी इसको कंसिडर मत करो। अभी मुझे बताइए क्या mg sin थीटा को अपोज करने के लिए यहाँ पे कोई आया है। हाँ सर, mb cos थीटा आया सर। mb cos थीटा कहाँ से आया है सर, सूडो फोर्स है, एक्सेलरेशन इधर लगा, सूडो फोर्स इधर है, उसका एक कंपोनेंट इधर बन गया सर, जो अभी इसको अपोज करेगा। बिल्कुल बच्चा, अपोज करेगा। अभी ये ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए बोलते, इसलिए तो आपने सूडो फोर्स लगा, इसलिए तो आपने ये वेज को धक्का दिया, वेज को धक्का दिया तो ये आ जाएगा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया ये ब्लॉक, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया तो सूडो फोर्स आ गया, सूडो फोर्स का कंपोनेंट बना, कंपोनेंट इसको अपोज किया, कंपोनेंट इसको अपोज किया। तो अभी अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो y डायरेक्शन में भी रेस्ट में होना चाहिए और x डायरेक्शन में भी रेस्ट में होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं कि समेशन ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ f ऑफ x भी 0 होना चाहिए अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो। अभी देखो नीचे के हमने पॉजिटिव लिया था तो नीचे ही पॉजिटिव लेते, और ऊपर हमने नेगेटिव लिया तो ऊपर नेगेटिव ले लेते। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि mg sin थीटा माइनस mb cos थीटा, है ना। नेट फोर्स कहाँ है, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है वो उसको उधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, दिस माइनस दिस, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या है हमारा 0। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि mg sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mb cos थीटा। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है सर, mm कैंसिल हो रहा है, तो b क्या आ जाएगा हमारा, b देखो b sin डिवाइड बाय cos, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे tan थीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे देना है वो कितना देना पड़ेगा, b इज इक्वल्स टू tan थीटा, सॉरी b इज इक्वल्स टू g tan थीटा, सॉरी mm कैंसिल हो गया ना, तो b इज इक्वल्स टू कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा मुझे बेटा यहाँ पे, b इज इक्वल्स टू कितना g tan थीटा। ये बन गया अभी मेरा सवाल। आप बोलोगे सर आप तो उल्टे पढ़ाते हो, पहले सवाल लिखा देना चाहिए फिर जवाब बताना चाहिए, आप पहले जवाब बता दो और फिर बोलते हो कि अभी सवाल बनाओ, है ना। क्या गेम है सर ये, वाह, ठीक है। तो देखो भाई साहब, मतलब सूडो फोर्स का कमाल देखो, थोड़ा सोच के देखो, अगर आपको इस ब्लॉक को गिरने से बचाना होगा तो इस वेज को थोड़ा ऐसा धक्का पड़ेगा ताकि ब्लॉक थोड़ा ऊपर है। अगर आपने जी साइन थीटा से ज़्यादा से ढकल दिया, अगर आपने एक्सेलरेशन जी टैन थीटा से ज़्यादा से धक्का दे दिया, जी मान लो 10 है और मान लो ये टैन थीटा आपका 45, कितना है 45, तो 10 इंटू टैन 45 मतलब 1, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू जी। तो अगर आपने यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से धक्का दिया तो ये ब्लॉक वही रहेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा से धक्का दिया तो ये ब्लॉक आ जाएगा ऊपर, क्योंकि फिर ये हावी हो जाएगा, और उससे कम रहा तो फिर ये हावी हो जाएगा तो फिर नीचे गिरेगा, अगर ये हावी हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, अगर दोनों सेम रहे तो फिर जहाँ है वही रहेगा। अब गौर करना बच्चों, आपको इस न्यूमेरिकल से कितने पॉइंट सीखने को मिले आप ये खुद ब खुद अपने बुक में नोट करना, क्योंकि मैं सभी पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट नहीं करवा दे सकता, लेकिन मैं आपको सभी पॉइंट्स बता सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि भाई यहाँ पे मुझे एक नया पॉइंट सीखने को मिला, मुझे लगता है कि ये मैंने नोट कर देना चाहिए, तो आप प्लीज़ पेन उठाइए, बिल्कुल आलसी बना मत करो, चुपचाप जहाँ जहाँ आपको लगता है मेहनत करो, लिखो अपने आप से, अपने खुद के नोट्स खुद बनाओ, लिखो जो पॉइंट्स आपको लगता है कि ये आपके काम के हैं। क्लियर है सीन। तो ये था ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल वेज ब्लॉक वाला। एक ही न्यूमेरिकल में मैंने जितने ज़्यादा पॉइंट्स, एक ऐसे न्यूमेरिकल, देखो छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल लेने के बजाय मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल ले लिया कि जिसमें सभी पॉइंट्स आपके कवर होकर निकलेंगे। क्लियर है बेटा। चलो अभी जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अपेरेंट वेट या फिर मैन इनसाइड अ लिफ्ट, अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इनसाइड अ लिफ्ट। तो हेडिंग दे दो अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इनसाइड द लिफ्ट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिख देते हैं हम यहाँ पे कि मैन इनसाइड अ लिफ्ट या फिर अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट experienced
by the man inside lift. Inside lift. Apparent weight experienced by the man inside lift. अब देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब अपेरेंट वेट तो बात की बात है, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि वेट मतलब एक्चुअली क्या है। वेट मतलब, ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये हो गई हमारी लिफ्ट, ये क्या है हमारी लिफ्ट, ठीक है। अब लिफ्ट में मान लो ये हो गया फ्लोर, थोड़ा सा ऐसा फ्लोर बना देंगे, ठीक है, बढ़िया से, और यहाँ पे बना देंगे एक इंसान को। किसको बना देंगे? एक इंसान बना देते, ठीक है, हंसता खेलता इंसान, बढ़िया, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखो भाई साहब, फिलहाल तो कंडीशंस यहाँ पे अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंडीशंस। यहाँ पे लिख देते हैं हम कंडीशन ए कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग, आप भी साथ साथ लिख दो फास्ट में, और मूविंग अपवर्ड्स, एक तो रेस्ट में है, या फिर मूविंग अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स, मूविंग अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पूरे लाइन का अर्थ एक ही है बेटा कि एक्सेलरेशन जीरो है। अगर रेस्ट में होगा तभी भी एक्सेलरेशन जीरो है, अगर अपवर्ड जा रही होंगी, डाउनवर्ड जा रही होंगी, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही होंगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होंगी, तभी भी एक्सेलरेशन जीरो ही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये पूरे इसका तात्पर्य एक ही है कि इट इज इन नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भाई साहब अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर होंगी तो इसका वेट बताओ, पहले तो क्या लग रहा है? mg लग रहा है नीचे, ये धरती द्वारा खींचा जाने वाला फोर्स है, और एक फोर्स लग रहा है बेटा ऊपर, जो फ्लोर से इंसान को मिल रहा है, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहेंगे हम इसे? नॉर्मल रिएक्शन। और एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन क्या है फिलहाल? जीरो। तो ये केस में जो इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, वो मिल रहा है ओनली एंड ओनली mg, नथिंग एल्स। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन को कितना मिल रहा है बेटा धरती से? r इज इक्वल्स टू mg। केस खत्म। दूसरा केस, when lift is moving upwards, lift is moving upwards with acceleration a, with acceleration a, or moving downwards with retardation माइनस है। देखो, एक तो ऊपर जा रही है बेटा एक्सेलरेशन ए से, मतलब ही नीचे जा रही है। ऊपर अगर एक्सेलरेशन ए होगा तो नीचे क्या होगा? रिटार्डेशन माइनस है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट का, ये ऊपर में कितना है बेटा? ए। अब यहाँ से आपको क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया बेटा इस बंदे के लिए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर रेस्ट में नहीं है, मतलब अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहा, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं रहा, अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ही एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी यहां से जन्म होगा किसका? नकली फोर्स का, सूडो फोर्स का। तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा बताओ? एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। कहाँ है एक्सेलरेशन? ऊपर। तो क्या मैं लिख दूं कि सूडो फोर्स लगेगा बंदे पे नीचे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कितना लगेगा? मास ऑफ बंदा इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्या बंदा अभी जमीन में घुस जाएगा? नहीं, जहाँ है वही रहेगा, बस उसका बढ़ेगा क्या यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एडिशनली उसको एमए को भी अभी बैलेंस करना पड़ रहा है। अभी इस केस में बंदा अभी भी रेस्ट में ही है। अगर बंदा रेस्ट में है तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस का समेशन क्या रहेगा? जीरो। मतलब यही से मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा कि R इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। मतलब ही यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि R इज इक्वल्स टू mg प्लस a। अभी भाई साहब बंदे को जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो सिर्फ mg नहीं मिल रहा,
वो mg और ma इतना मिल रहा है, तो ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, इतना आप ध्यान में रखो जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है mg, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है mg प्लस ma। नेक्स्ट कंडीशन सी, क्या लिखेंगे आप, थोड़ा गेस करो, बोलो क्या रहेगा कंडीशन सी। व्हाट विल बी द कंडीशन सी? व्हेन, थोड़ा फास्ट में लिखो, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग downwards, when lift is moving downwards with acceleration, when lift is moving downward with acceleration a, or moving upwards, or moving upwards with retardation, और मूविंग अपवर्ड्स विथ रिटार्डेशन माइनस ए। एक तो लिफ्ट नीचे जा रही है बेटा विथ एक्सेलरेशन ए, या फिर ऊपर जा रही है विथ रिटार्डेशन माइनस ए। तो ऐसे केस में हम देखो क्या लिखेंगे, अभी बताओ मुझे एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा, ऊपर है या नीचे है? अभी सर एक्सेलरेशन है नीचे, तो अभी सूडो फोर्स कहाँ लगेगा सर बताओ, एम ए। अभी सूडो फोर्स लगेगा सर ऊपर, क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और कितना लगता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इंसान का मास m और एक्सेलरेशन कितना a, तो लग रहा है ma। कहाँ लग रहा है सर, ऊपर। अभी इक्वेशन क्या लिखेंगे, सभी ऊपर लगने वाले जाने वाले फोर्सेस, अभी भी इंसान इक्विलिब्रियम में ही है, इंसान ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, जहाँ है वही है। लेकिन अभी के केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स किससे बना है, सभी ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, तो लिखेंगे यहाँ पे r प्लस ma माइनस नीचे लगने वाला फोर्स mg इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब में मैं यहां से लिख सकता हूं कि R इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, mg माइनस ma। मतलब ही मैं यहां से लिख सकता हूं कि R इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट g माइनस a। तो अभी भाई साहब इसको नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है, mg मिल रहा है क्या? नहीं, अभी इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है mg माइनस ma। mg इज द वेट एंड ma इज द सूडो फोर्स। कम मिल रहा है, एक्चुअल से भी कम मिल रहा है, समझ में आ रहा है? और लास्ट कंडीशन भाई साहब, लास्ट कंडीशन ए बी सी डी कि व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग विथ ए इज इक्वल्स टू जी। मतलब क्या भाई साहब, कि कोई आपका शरारती दोस्त आया और उसने ऊपर से लिफ्ट का केबल काट दिया, ले बात, लिफ्ट का केबल काट दिया, तो अभी लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है। क्या हो रही है बेटा, फ्री फॉल। मतलब क्या, कि अभी नीचे लिफ्ट जो एक्सेलरेशन से आ रही है दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस कंडीशन को कहा जाता है बेटा फ्री फॉल। क्या कहा जाता है इसको, फ्री फॉल। मतलब लिफ्ट इज फॉलिंग नॉट विद एक्सेलरेशन बट विद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, मतलब इज फॉलिंग विद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब फ्री फॉल हो रही है, बिंदास गिर रही है, बराबर है। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे अभी जो आपको सूडो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, देखो वो लगेगा mg, लेकिन कहाँ लगेगा, ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन है नीचे। तो क्या लिखेंगे, सभी ऊपर लगने वाले फोर्सेस r प्लस mg माइनस नीचे लगने वाला फोर्सेस दैट इज mg इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि r इज इक्वल्स टू जीरो। इसका अर्थ क्या है बेटा, कि जमीन से उसको कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल रहा है, नो नॉर्मल रिएक्शन, नो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द जमीन टू द इंसान। तो उसको कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल रहा है इस केस में। अब आपको एक गोल्डन लाइन बताता हूँ बेटा, गोल्डन लाइन। तो हमारी गोल्डन लाइन वो क्या हो जाएंगी यहाँ पे, कि द नॉर्मल रिएक्शन, मैं पूरे व्हाइट बोर्ड पे एक सिर्फ गोल्डन लाइन लिख देता हूँ, क्या, कि द नॉर्मल रिएक्शन that we experience or get from the surface is the apparent weight,
तो जो नॉर्मल रिएक्शन हमको सरफेस से मिल रही है बेटा, जो हमारा आर है वही हमारा क्या है, अपैरेंट वेट, मतलब वो वेट जो हमको क्या हो रहा है बेटा, महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है, महसूस। एक्चुअली हमारा वेट mg ही है, लेकिन क्योंकि हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एंटर कर गए, इसलिए हमें हमारा वेट अभी mg नहीं लगेगा, वो उससे कुछ अलग लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने एक्सेलरेशन से हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, ए अगर 0 है, तो हमारा वेट कितना है, नॉर्मल रिएक्शन जो हमें वेट महसूस हो रहा है वो mg ही हो रहा है। अपरेंट वेट हमारा क्या रहेगा, कुछ रहेगा नहीं, r इज mg रहेगा हमारा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब लिफ्ट मान लो एक्सेलरेट ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन जो हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो अलग मिलेगा। एंड द नॉर्मल रिएक्शन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम दैट सरफेस इज द अपरेंट वेट दैट वी फील। वेट हमारा mg ही है, हमें लग कुछ अलग रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एंड दैट लग रहा है अलग, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट इज नथिंग बट आवर अपरेंट वेट। तो ये पूरे व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ न लिखते हुए सिर्फ ये गोल्डन लाइन लिखी है ताकि पूरा आपको यहाँ पे डिटेली समझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम यहाँ पे हमारा टेंशन वाला केस है ना। बस जो यहाँ पे अपैरेंट वेट आर की वजह से हमको लग रहा था, यहाँ पे जो आर काम कर रहा है वही वहाँ पे टी काम करेगा। यहाँ पे हमें जितना नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उतना हमें हमारा अपैरेंट वेट महसूस होगा, वहाँ पे जितना टेंशन हमें मिलेगा उतना अपैरेंट वेट हमें वहाँ पे महसूस होगा। तो फर्स्ट द्वारा मिलने वाला R मतलब ही स्ट्रिंग द्वारा मिलने वाला T जो हमारा अपैरेंट वेट रहेगा। हमारा वेट mg ही है, बस अपैरेंट वेट अकॉर्डिंग टू A चेंज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंशन वाला केस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा रहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो ये भी बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, डिपेंडिंग अपॉन अपैरेंट वेट। ठीक है, देखो भाई साहब, ये एक अपन पेंडुलम पकड़ लेते, ये कोई स्पीयर पकड़ लो आप, ठीक है, जिसका मास कितना है m है। क्लियर है सीन यहाँ तक। अब देखो जितना वेट इसका है mg, जितने फोर्स से धरती इसको खींच रही है वो बैलेंस किससे हो रहा है बेटा, टेंशन T से। तो जब ये जो हमारा पेंडुलम है, जब ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है, जब ये लिफ्ट में, जैसे मान लो लिफ्ट है, वापस वही सीन हो गया, ठीक है, लिफ्ट, और लिफ्ट फिलहाल हमारी एक्सेलरेशन में नहीं है। तो पहला केस थोड़ा तिरछा हो गया क्या ये, सॉरी, ठीक है, पहला केस। अभी ज्यादा अपन यहाँ पे लिखते नहीं बैठेंगे, बस सीधा सीधा लिखेंगे कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 0, मतलब ही लिफ्ट एक तो रेस्ट में है, नहीं तो फिर लिखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब, यहाँ पे ए क्या है, ए है हमारा 0, ए क्या है हमारा यहाँ पे 0, हाँ ट्रेन, ठीक है। तो अगर ए 0 है तो कोई सवाल ही नहीं। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे लगने वाले नेगेटिव, और नेट फोर्स क्या है 0, तो सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे T माइनस mg इज इक्वल्स टू 0, मतलब ही सर टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू द वेट विथ विच, या फिर फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग दैट स्पेरिकल बॉल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव अपवर्ड्स, मतलब ही निगेटिव डाउनवर्ड्स। तो अभी एक्सेलरेशन नॉन जीरो बेटा, और कहाँ है, ऊपर, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा बोलो जल्दी से, ma नीचे लगेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो सभी ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, सभी नीचे लगने वाले फोर्सेस मतलब कौन, mg माइनस ma नेगेटिव, और नेट फोर्स वैसा क्या है बॉल पे 0, ना बॉल ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो सीधा सीधा टेंशन इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा mg प्लस ma। तो लिखेंगे यहाँ पे T इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट g प्लस a। क्लियर है। नेक्स्ट C, क्या लिखेंगे भाई साहब C, कि व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन या फिर रिटार्डेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अभी एक्सेलरेशन कहाँ है बोलो, अभी एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा ऊपर, सूडो फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर। चलो अभी भी ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है या फिर इक्विलिब्रियम में है, तो क्या लिखेंगे, सभी ऊपर लगने वाले फोर्सेस मतलब T और ma। तो सभी ऊपर लगने वाले फोर्सेस कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, और नीचे लगने वाला फोर्स क्या रहेगा बेटा, निगेटिव। नेट फोर्स अभी भी क्या है 0, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे T इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बोलो, mg माइनस ma। तो लिखेंगे T इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट g माइनस a।
टी इन ब्रैकेट एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए, खत्म। और लास्ट बेटा कि वही आपके दोस्त ने ऊपर का वो लिफ्ट का ये काट दिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन एक्सेलरेशन इज प्लस जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वही टी इज इक्वल्स टू ए कितना है अभी हमारा जी, तो वो जाएगा एम जी माइनस एम जी, तो आंसर आ जाएगा 0। क्यों बेटा? क्योंकि ए ही क्या हो गया, जी हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नो टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन ही नहीं है, देयर विल बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, खत्म, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया स्ट्रिंग के केस में। किसके केस में हो गया? स्ट्रिंग के केस में, खत्म। अब इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल बनते हैं। बस हुआ क्या है कि द नॉर्मल रिएक्शन इन केस ऑफ इंसान वॉज टेंशन इन केस ऑफ द स्पेरिकल बॉल। जो वहां पे वैल्यूज नॉर्मल रिएक्शन के आए थे इन सभी केसेस के लिए, वो यहाँ पे टेंशन के आ गए। तो वहां पे वेट किसकी वजह से महसूस हो रहा है हमें? बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे भी मान लो अगर हम स्ट्रिंग टी को पकड़ के ऐसे है ना लमक रहे हैं, ऐसा अगर हमने स्ट्रिंग को पकड़ कर अगर हम ऐसे है, तो जो हमें वेट हमारा महसूस होगा दैट इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, खत्म। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट छोटा सा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, उसका भी मैं वीडियो यहाँ पे अगले इसमें डालूंगा, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो एक छोटा सा वीडियो ऑफ 15-20 मिनट का यहाँ पे मैं सूडो फोर्स से रिलेटेड अगले इसमें डाल दूंगा, जिसमें मैं पहला, दूसरा और तीसरा कॉन्सेप्ट भी कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको तब तक क्या करना है, वही नोट्स निकालते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर जोरों शोरों से बढ़िया से आगे बढ़ते रहिए। बाय।